जय हिंद साथियों, दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 29 फरवरी, दिन आरंभ करेंगे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर। जो भी बड़ी खबर आपका निकल के आया है उस पर बात करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आपका समसामयिक घटना। क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं, एक नजर आप उसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो राष्ट्रपति ने क्या किया भाई, लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है। किसे नियुक्त किया गया है, लोकपाल क्या होता है, सबसे पहले कब आया था, ये जो है लोकपाल का क्या काम है, सरकारी पद पे जो भी लोग भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त होता है उसका जांच पड़ताल कैसे किया जाता है, ठीक है। इन सब सारी चीजों को बात करेंगे। भारतीय संसद में सबसे पहले लोकपाल बिल कब आया था, पहले लोक आयुक्त का जो है सबसे पहले किस स्टेट ने लोक आयुक्त का मतलब लागू किया था, ये सारे जो भी चीज है वो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को हम लोग बिल्कुल भी देखेंगे, क्योंकि पहले ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में जो आपको बताने जा रहे हैं, ये पहले एशियाई व्यक्ति थे जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे, ठीक है, अपने भारतीय थे। 1930 में इसको दिया गया था। ये जो है ना आपका रमन इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि प्रकाश का परिकीर्णन से ही सारा चीज खेल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बताएंगे आपको। ब्रिटेन में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित पहले भारतीय कौन बन गए। देखिए ब्रिटेन में जो है ना एयरटेल के तो जानते हैं, मतलब टेलीकॉम के टाइकून के नाम से आपका सुनील मित्तल को जाना जाता है। ये जान लीजिए, इसको हल्के में नहीं लेना है। ये एयरटेल के मालिक है, ठीक है, इसको को फाउंडर है और इसी को जो है ये आपका नाइटहुड की उपाधि वहां के जो राजा है, वहां के जो किंग है चार्ल्स तृतीय, यानी कहने का मतलब है पहले एलिजाबेथ का जो 2022 में मृत्यु हो गया, उसके बाद यही बैठे चार्ल्स तृतीय, उसके पुत्र हैं, तो उसी के द्वारा ये इसको सम्मान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या किए हैं भाई, देश में पहले एक ही आपका जो है ना मतलब एक तरह से क्या कहिएगा पोर्ट, जो स्पेस पोर्ट नहीं होता जैसे श्रीहरिकोटा में है, तो एक ही था। अब क्या है ना दूसरे का आपका कल शिलान्यास कर दिया गया है। मोदी जी गए थे वहां पे, वहां से संबंधित जो भी चीज है बिल्कुल भी आपको हम बताने वाले हैं। यूजीसी ने बिहार के किस यूनिवर्सिटी को जो है कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है, तो यूजीसी को भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद क्या है भाई, गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर का कुछ संगठन है उसको क्या कर दिया, यूएपीए के तहत जानते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है, ठीक है, इसी के तहत जो है ना प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बिल्कुल भी देखने वाले हैं, ये क्या है। उसके बाद क्या बता, ये है हम लोग के देश के पहले राष्ट्रपति, 12 साल तक राष्ट्रपति के पद पर थे और फाइनली जो है 28 फरवरी को क्या मनाते हैं भैया, इसका जो हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद से जो भी चीज संबंधित है वो चीज आपको हम बता देंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको पूछा जाता है। चलते हैं, अब समझ गए बात कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इतना सारा चीज है, अब आगे हम लोग काउंटडाउन शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए राष्ट्रपति ने किसे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि लोकपाल के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगर आपको बहुत बार पूछता ना नियुक्ति, ठीक है, तो नियुक्ति लोकपाल के अध्यक्ष हो या सदस्य हो उसका नियुक्ति किसके द्वारा करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा करेंगे। और ये जो चयन करेंगे ये कौन करेगा, तो जो चयन समिति होता है, चयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, ये जो चयन समिति होता है, चयन समिति के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है, जिसमें से आपका चीफ जस्टिस भी होता है और उसके बाद लोकसभा का जो है विपक्ष का दल का जो नेता होता है वो भी होता है। तो क्या कहिएगा, चयन समिति यानी जो लोकपाल का अध्यक्ष होगा या सदस्य होगा उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, मगर इसका जो चयन कौन करेगा, मतलब इसका सिफारिश किसके द्वारा किया, क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री का एक क्या होता है उसके अध्यक्षता में एक समिति होता है, उसी के समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य का नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, बात समझ गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लोकपाल के अध्यक्ष का क्या है भाई, ये तो देखिए ये जो लोकपाल के अध्यक्ष है ये अजय मानिक राव खानविलकर को क्या किया है, ये आपका नियुक्त किया गया। और ये केस कौन से स्थान के हैं, ये तो सेकंड लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। तो पहले कौन थे, तो पहले के थे आपका पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। तो पिनाकी चंद्र घोष को इस वजह से आपको याद रखना है, पहले लोकपाल अध्यक्ष थे ये, ठीक है, और ये 2022 में क्या कर दिए थे भैया, सेवा मुक्त हो गए थे, ठीक है। तब से जो है ये पद आपका क्या था, खाली था, पद खाली था। और ये आपका कार्यभाग नहीं होता है कि तब तक के लिए बना हुआ है उस पद में, ठीक है। तो आपका कौन था, वो आपका कोई मोहंती था, ठीक है, कौन था, प्रदीप मोहंती, ठीक है, नाम याद रखेगा, बहुत बार पूछ लेगा तो क्या कीजिएगा, प्रदीप मोहंती था। तो उसी के जगह में ही जो है ये आपका क्या लिए हैं भैया, आपका जो है ये पद धारण किए कौन, अजय मानिक राव खानविलकर। ये बात समझ गए हैं कि अजय मानिक राव खानविलकर अभी हम लोग को क्या हो जाएंगे, लोकपाल अध्यक्ष होंगे। अब इसका काम है, कार्य क्या है, ये सारा चीज आपको हम बताते हैं। ये तो समझ गए हैं नियुक्ति से संबंधित। पहले कौन थे, तो क्या कहिएगा, पिनाकी चंद्र घोष थे, पहले थे 2022 में वो रिटायर हो गए थे। कार्यवाहक के रूप में कौन था, तो क्या कहिएगा, प्रदीप मोहंती था। अब इस दूसरे कौन बन गए हैं, तो आपका वही मानिक राव खानविलकर बन गए हैं। अब देखिए इसका काम क्या, पहले ये समझ जाइए लोकपाल के पास क्या है ना, लोकपाल का कार्य क्या है, लोकपाल के पास सरकार में क्या है ना कि कुछ पदों पर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, ठीक है, उसके जो है भ्रष्टाचार के आरोप का जो है आपका
जांच पड़ताल करने का काम लोकपाल का है। जैसे में कौन है, जैसे में क्या कहिएगा, कोई भी संसद हो या कोई भी मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या सरकारी केंद्र सरकार के जो आपके अफसर होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, जैसे आप भी नौकरी करने जाइएगा तो ऑफिसर है ना बनिएगा, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में, जो भी केंद्र सरकार से संबंधित जो भी इस कैटेगरी के जो आपका क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं, अगर उन लोगों पर कोई भी तरह का आपका भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उन सब चीजों का जांच पड़ताल करने का काम क्या है, लोकपाल का काम है। ठीक है, ये बात समझ गए कि लोकपाल का काम क्या है। लोकपाल का काम सिंपल सा यही है कि जो भी सरकारी पद पे हो या कोई अधिकारी के पद पे हो जो केंद्र सरकार के तहत आता है, उस पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उस पर क्या करता है, ये अपना जांच पड़ताल करने का काम लोकपाल का काम है। अब ये आया कहां से, तो देखिए लोकपाल एक बहुत बड़ा आपका, इसी लोकपाल की वजह से आज देखिए केंद्र में आप जो केजरीवाल को देख रहे हैं, यही लोकपाल का देन है। बताएं कैसे। एक अन्ना हजारे थे, ठीक है, जंतर मंतर में खूब चला आपका, ठीक है, 2011 के समय में यही लोकपाल को लेकर कि भाई लोकपाल विधेयक लाओ, लोकपाल बिल लाओ, लोकपाल बिल लाओ, और यही इतना प्रोटेस्ट किए। इस प्रोटेस्ट में जाके आपका दो नेता निकल करके आए, एक अन्ना हजारे, तो अन्ना हजारे थोड़ा गुमनाम हो गए और निकल के आए कौन, अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल अभी आपके कहां पे हैं भैया, दिल्ली के सीएम बन के बैठे हैं। ठीक है, तो ये लोकपाल एक हमेशा आपका चर्चा में रहा है, तो यहाँ से जो भी चीज है आपको हम बिल्कुल भी बताएंगे। तो ये लोकपाल आया कहां से भैया, देखिए लोकपाल जो है सबसे पहले जिसको आप क्या कहते हैं, ओम्बड्समैन भी कहते हैं। ठीक है, ये कहा भाई, इसका जो है संस्था की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो क्या कहिएगा, स्वीडन में। ठीक है, तो स्वीडन को बिल्कुल भी समझते चलेंगे, अभी बताते हैं आपको स्वीडन। यही स्वीडन जहां पे आपका जो है 32वां नाटो का क्या बनने वाला है, सदस्य का मतलब नाटो सदस्य बनने वाला है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है ना, यही ना होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। 32वां क्या बनेगा, सदस्य बनेगा नाटो का। तो सबसे पहले 1809 में स्वीडन में लोकपाल आपका शुरू हुआ था, जिसको हम लोग क्या स्कैंडिनेवियाई भी कहते हैं। अगर आपको पूछ दे कि लोकपाल सबसे पहले कहाँ का हम लोग कहाँ से लेके आए या सबसे पहले कहाँ आया था, तो क्या कहिएगा, स्कैंडिनेवियाई देश में आया था या स्वीडन में आया था। समझ गए। भारत में कब आया, भारत में 1863 में लोकपाल का विचार भारत में पहली बार संसद में आया था। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले लोकपाल बिल भारत में संसद में कब पारित किया गया था, तो क्या कहिएगा, 1863 में पहली बार लोकपाल के विचार को भारत में के संसद में रखा गया था। ठीक है, और पहली बार जो है, प्रथम बार जो है लोक आयुक्त का स्थापना कौन करता है, आपका महाराष्ट्र सरकार करता है। ठीक है, लोक अदालत अलग है और लोकपाल अलग है। लोकपाल आपको बता दिए हैं कि आपका कोई भी चीज आदमी भ्रष्ट होगा उसी का जांच पड़ताल के लिए, तो पहली बार जो है लोक आयुक्त मतलब गठन करने वाला कोई राज होगा तो कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। कब किया था, तो ये आपका 1971 में किया था। और यहीं पे कहेगा कि लोक अदालत सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था, तो आपका गुजरात किया था। ठीक है, तो अदालत में क्या न्याय देने वाली बात होगा, और लोक आयुक्त की बात होगा तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच पड़ताल की बात होगा। तो पहले लोक आयुक्त का मतलब लागू करने वाला स्टेट कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। कब किया, 1971 में। भारतीय संसद में सबसे पहले लोकपाल विधेयक कब आया था, 1963 में। यहां तक समझ गए। फिर आइए आगे, 2013 में लोकपाल और लोक आयुक्त विधेयक पारित हुआ। कब, 2013 में। ये बिल कब से था, तो 2011 का जो बिल था 2013 में पारित हुआ, और 2014 में लोकपाल आयुक्त का अधिनियम आपका बन गया। ठीक है, भारत में सबसे पहले कहिएगा कि लोकपाल कब से शुरू हुआ है, तो क्या कहिएगा, विधेयक आपका 11 में आया था, 2013 में पारित हुआ और 2014 से लागू हुआ। फिर 2020 में इसमें आपका संशोधन भी हुआ था, बहुत ज्यादा चीज इसमें जोड़ा उड़ा भी गया। तो ये सारा आपका लोकपाल का पूरा इतिहास रहा है कि सबसे पहले लोकपाल कहाँ कहिएगा, स्वीडन में आया था। स्कैंडिनेवियाई देश से ही हम लोग लेके आए थे भारत के संसद में, 1963 में आया। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में 1971 में लगा, और फाइनली 2014 से यहाँ पे हम लोग के यहाँ लागू है। ठीक है, लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा क्या होता है, 8 सदस्य होता है। देखिए इसमें जो होता है ना, दो तरह के सदस्य होते हैं, एक होता है न्यायिक सदस्य, एक होता है गैर न्यायिक सदस्य। न्यायिक सदस्य का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहां के जो भी चीफ जो आपका मतलब जो भी आपका न्यायाधीश होगा, वो रिटायर्ड न्यायाधीश है, उसके सदस्य होंगे। उसमें से कितने होंगे, 4 व्यक्ति होंगे। कितने होंगे, 4 व्यक्ति ऐसे होंगे जो न्यायिक सदस्य होंगे, और 4 व्यक्ति ऐसे होंगे जो गैर न्यायिक सदस्य होंगे। ठीक है, गैर न्यायिक सदस्य होंगे। और ये सारी चीज का नियुक्ति के तो बारे में बता ही दिए हैं आपको। और एक क्या हो जाएंगे, एक अध्यक्ष हो जाएंगे। एक क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इस तरह से कितना हो गया भैया, इस तरह से आपका टोटल कितना हो गया, 4 8 4 8 1 12 9, यानी पूरा जो आपका लोकपाल आपका जो इस अधिनियम में जो लागू हुआ 2014 से, इसमें सदस्य और अध्यक्ष समेत अगर मिला करके पूछेगा तो कितना है, तो क्या कहिएगा, 9 है, जिसमें से आपको अजय राव खानविलकर जो है आपके मुख्य हो जाएंगे, और आपका 8 जो है क्या सदस्य हो सकते हैं। 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, मगर आप कभी 6 भी रहता है, 7 भी रहता है। तो अभी हाल फिलहाल में आपका अध्यक्ष के साथ साथ आपका 5 ऐसे जो है लोकपाल का भी नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो उन लोग का नाम हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अब तो समझ गए कि इसका जो है कितना बॉडी में कितना लोग होता है, 9 लोग होता है, 8 सदस्य हो सकता है और एक अध्यक्ष होगा। इसका कार्यकाल कितना होगा भाई, तो कार्यकाल इसका होगा 5 वर्ष होगा। क्या कहिएगा, 5 वर्ष या 70 साल, इनमें से जो भी पहले होगा वो क्या हो जाएगा, सेवा मुक्त माना जाएगा। समझ गए, लोकपाल के कार्यकाल का यही खेल होता है, 5 वर्ष या 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले होगा वो कार्य मुक्त समझा जाएगा। कितने सदस्य होंगे, तो 8 सदस्य हो सकते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। ये बात समझ गए है ना। चलिए, तो लोकपाल क्या है,
लोकपाल में एक अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है या फिर आपका 70 वर्ष हो सकता है। तो ये सारा चीज आपका यहाँ से लोकपाल से इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको हम बता चुके हैं। तो पिनाकी चंद्र घोष पहले थे जो बता चुके हैं आपको। ठीक है, और ये जो है जो अभी जस्टिस आपका खानविलकर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है आपका। धारा 300 अगर पूछ देगा कि इनका संबंध किस किस से रहा है, क्योंकि अभी का बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। धारा 377 आपको बोले थे समलैंगिक विवाह को गैर कानूनी से क्या मतलब कानून के दायरे से निकाल दिया था, 377 आया था आपका। ठीक है, एक आपका ये जो है अब ये आपका एक केस आया था। ठीक है, वो कौन था? जौहर था। ठीक है, जौहर कौन? कोई जौहर बनाम भारत संघ एक केस था। ठीक है, 377 को क्या किया था, आपराधिक श्रेणी से निकाल दिया था। तो उसके फैसला सुनाने वाले यही खानविलकर थे। उसके बाद मोदी जी को जो है क्लीन चिट मिला था, तो उस पर फिर से आपका आरोप पत्र दाखिल किया गया था। तो उस केस में भी जो है गुजरात वाले दंगे से संबंधित था, उसमें भी जो है यही इसके जो है चीजों को फैसला दिया था। तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है कि खानविलकर का क्या क्या इंपोर्टेंस है, कौन कौन सा केस में रहा है। तो ये क्या है, महाराष्ट्र में भी रहा है, हिमाचल प्रदेश कहिएगा, फिर आपका ये महाराष्ट्र में सबसे पहले ये क्या बने थे, तो क्या कहिएगा, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, हिमाचल प्रदेश में रहे, मध्य प्रदेश में भी रहे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो नहीं रहे, सिर्फ न्यायाधीश थे। ठीक है, 2022 में रिटायर हो गए थे और फाइनली जाके अभी हम लोग का लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। चलते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो सबसे पहले ये जानिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते कब से। पहले ये 1986 की बात है। कब का बात कहिएगा, 1986 में। उस टाइम हम लोग के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी जानते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी 1986 में घोषणा किया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाएंगे भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएंगे। कब से मनाएंगे, तो हम लोग 28 फरवरी को मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? 28 फरवरी के दिन जो है डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा आपका जो है ना, जो आपका रमन इफेक्ट है, जो प्रकाश का परिकिरण होता है अभी बताते हैं, उसी को जो है ना आपका खोजा गया था। तो उसी दिन को चिन्हित करने के लिए 28 फरवरी के दिन हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया और 1987 से ये आपका रेगुलर मनाया जाता है। बात समझ गए? अगर आपको कहे, आपको पूछ ले परीक्षा में कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं 28 फरवरी को, सीवी रमन के जन्मदिन पर, सीवी रमन के रमन प्रभाव के खोजने के दिन पर, या सीवी रमन के क्या बोलते हैं पुण्यतिथि पर, तो क्या कहिएगा कि नहीं, सीवी रमन जब 1928 में क्या कहिएगा, ये आपका 1928 में जब आपका जो है प्रकाश के ये परिकिरण का जो आपका रमन इफेक्ट जो बाद में नाम पड़ा, रमन इफेक्ट के प्रभाव का जो खोज किया था, यही 28 फरवरी के दिन किया गया था। और उसी के नाम को चिन्हित करने के लिए तत्कालीन प्रधान क्या कहिएगा, उस टाइम के प्रधान 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 1986 में घोषणा किया गया था और 1987 से हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। समझ गए? तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब क्या कहिएगा, 28 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इससे संबंधित जो भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको उसको बता देते हैं। सबसे पहले आप ये सीवी रमन को जानिए। सीवी रमन कौन है, पहले इसको जानिए। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। 1888 में जो है इसका क्या हुआ था, वहां पे ये जन्मे थे और फाइनली इसका निधन कब हो जाता था, क्या कहिएगा, इसका निधन हो जाता आपका 1970 में। ठीक है, इतना दिन ये थे और ये बहुत बड़े भौतिकी थे। और ये जो है ना, ये इसका उपलब्धि बताते हैं। हुआ क्या था, ये भारत से जा रहे थे इंग्लैंड। अब अभी ना आप हवाई जहाज से जाते हैं, पहले क्या था ना, आप किससे जाते थे भैया, पानी जहाज से जाते थे। तो जब पानी जहाज से गया ना, तो आप देखे होइएगा, आपको थोड़ा सा मैप दिखाते हैं, यहाँ पे लेके चलता है। तो ये जब जा रहे थे तो जाने के दौरान, इंग्लैंड जाने के दौरान भूमध्य सागर होके ही हम लोग को जाना होता है। देखिए ये है भूमध्य सागर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भूमध्य सागर है। ठीक है, और ये आपका सुएज नहर, और ये आपका कौन सा है भैया, तो क्या करिएगा, ये आपका जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। तो यहाँ से होकर के यहाँ पे ये है आपका इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ जाना था, यानी यहाँ से निकले थे, यहाँ जाना था। तो जब ये यहाँ से निकले ना, तो ये देखने के बाद ये इसको लगा कि ये समुद्र जो है आपका नीला जो दिखता है, क्यों दिखता है, तो ये थोड़ा सा मंथन करने में लगे कि आकाश भी नीला दिखता है, समुद्र भी नीला दिखता है। और यहाँ क्यों जा रहे थे, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे थे, यहाँ पे कुछ उसको व्याख्यान देना था, मिलना था, वहां भाषण उषण देना था, यानी कोई सभा हो रहा था, उस सभा में शामिल होना था। जब वहां से वापस आए, वापस आने के बाद जो है ये इस चीज का यहाँ पे खोज किया कि देखिए, जब वो वहां से आया तो अपने पास कुछ इंस्ट्रूमेंट रखा, इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद ये इस पर विचार और विमर्श करने लगे कि आखिर में ऐसा घटना घटता क्यों है। तो घटना घटने का उसको 2-3 रीजन यहाँ पे उसको पता चला। उसको पता ये चला कि जब कोई भी आपका कोई भी जो है पारदर्शी माध्यम में, यानी उन्होंने देखा कि जब सूर्य की किरणें किसी पारदर्शी चीज से होकर गुजरता है तो उसके कुछ हिस्से में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसके कारण समुद्र का रंग क्या होता है, नीला नजर आता है। प्रकाश के रंगों के बिखरने और बटने के इस प्रभाव को क्या कहते हैं हम लोग, रमन इफेक्ट कहते हैं। आपको अपने ठेठ भाषा में हम समझाते हैं रमन इफेक्ट क्या है। देखिए ये क्या है भैया, ये सफेद किरण है, इसमें क्या है, फोटोन है। फोटोन, देखिए फोटोन को बिल्कुल भी जान लीजिएगा। फोटोन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो उसमें ऊर्जा होता है, जो तरंग दैर्घ्य होता है, जो आवृत्ति होता है,
वो जो होता है उसको क्या कहते हैं, फोटोन कहता है। ये क्या है भैया, ये तरंग के रूप में भी हो सकता है, क्या कहिएगा, तरंग के भी रूप में हो सकता है और कण के भी रूप में अपना गमन करता है। कौन, फोटोन। अगर पूछ दे कि फोटोन का जो चलने का दिशा है तो कैसा है, तरंग है, कण है, तो क्या कहिएगा, दोनों है। तरंग के भी दिशा में चलता है और कण के भी दिशा में। इसमें मास, इसका द्रव्यमान नहीं होता है, जीरो होता है द्रव्यमान। फोटोन का द्रव्यमान कहेगा तो क्या कहिएगा, जीरो होता है। उसने देखा कि ये जो यहाँ से आया, जैसे प्रकीर्णन क्या होता है कि कोई किरण यहाँ से, आपतित किरण यहाँ से आया, आने के बाद क्या होता है, जो जैसे जितने में ऊर्जा में आता है उतना ऊर्जा में वापस भी चला जाता है। मगर कुछ कण क्या है जो जैसे 1 करोड़ में एक कण ऐसा होता है जो जितना उसमें आवृत्ति और जितना उसमें आवर्ती होना चाहिए या उसका जो आपका तरंग दैर्ध्य है उतना ना होकर के कुछ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, चेंज होता है। वही उसको क्या कर लेता है, जो पानी है या कोई पारदर्शी जो पदार्थ जो आपका माध्यम है, वो माध्यम क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण वो कलर आपको दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। जैसे समुद्र नीला दिखाई देता है, आसमान क्या नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। और सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन सा कलर होता है, तो क्या कहिएगा, बैगनी। सबसे कम प्रकीर्णन कौन सा कलर होता है, तो आपका लाल। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया जो भी आपका रेड लाइट, मतलब आपका जो है ट्रैफिक होता है, तो रेड लाइट क्या करते हैं, क्योंकि प्रकीर्णन कम होगा तो लोग को ज्यादा दिखेगा। तो वो इस सब चीजों पर अपना एक क्या किया, बहुत ज्यादा एक शोध किया, और शोध करने के बाद उसी इफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, रमन प्रभाव के नाम से जाने जाते हैं। और इसी को लेकर के 1930 में इसको क्या कर दिया गया भैया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। मेरे हिसाब से बात बिल्कुल भी समझ गए हैं। तो क्या कहिएगा कि रमन प्रभाव का सिंपल सी बात है कि करोड़ों जो फोटोन है, फोटोन क्या है, एक तरह से एनर्जी है। एनर्जी का मतलब वो एनर्जी नहीं समझिएगा जिसमें क्या हो, आवृत्ति हो, तरंग दैर्ध्य हो, वही तो एनर्जी है। तो क्या है ना कि जो करोड़ों आपका आप फोटोन आ रहा है उसमें से कोई एक में क्या होता है ना कि जितना उसमें होना चाहिए, यानी जितना आया, जितना तरंग दैर्ध्य है, जितना आवृत्ति है, उतना ना जाकर के कुछ क्या कर लेता है, खुद में अवशोषित कर लेता है, यानी उसके चार्ज को, यानी उसके जो फोटोन का जो आपका एनर्जी होता है उसको क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। मेन मुख्यतः इसी चीज को ये खोजा और इसी को लेकर के आपके इस प्रभाव को क्या कहते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इस वर्ष क्या है, जो इस वर्ष आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, इस वर्ष का थीम क्या रखा गया, क्या कहिएगा, विकसित भारत के लिए स्वदेश तकनीक। ठीक है, तो इस बार का थीम क्या हो जाएगा, विकसित भारत के लिए स्वदेश तकनीक रखा गया है। सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के सम्मान करने के लिए 28 फरवरी यानी 1930 को जो है, आपको तो पता ही है, 1930 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। ठीक है, और भारत के पूरे एशिया के किसी क्षेत्र में नहीं कहिएगा, साहित्य के क्षेत्र पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति थे जिसे नोबेल मिला था, तो वो कौन था आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर.एन. टैगोर था। ठीक है, तो आर.एन. टैगोर को बिल्कुल भी गीतांजलि के लिए आपको मिला था 1913 में। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, समझे ना, 1913 में मिला था, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। ठीक है, इसको कब मिला, 1930 में। विज्ञान भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार से पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, सीवी रमन का जन्म 1888 में हुआ था, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, और उसका निधन कब हो जाता है, 1970 में होता है। 1954 में उन्हें भारत रत्न, हम लोग भारत रत्न का शुरुआत ही 1954 में किए थे, और 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। एक आपका सीवी रमन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे और सी राजगोपालाचारी थे। 3 व्यक्ति को आपको तो पता ही होगा। और फाइनली अभी फिलहाल आपका जाकर के कितना हो गया, टोटल आपका कितना हो गया, 53 ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जिसको भारत रत्न देने की घोषणा कर दिया गया है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में 3 व्यक्ति का किए थे, तो आपको पता ही है, जिसमें से आपका लाल बहादुर शास्त्री था। उसके बाद दूसरे नंबर में आपका हरित क्रांति के जनक कौन थे, वो अरे हरित क्रांति के जनक थे भैया, अच्छा जो भी है नाम अभी बता रहे। और दूसरे को कौन थे आपका, ये हम लोग के जो है प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, नरसिम्हा राव थे। ठीक है, जो भी है नाम तो थोड़ा सा याद नहीं आता है, समझे ना। तो 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और 1987 से राष्ट्रीय हम लोग क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाता है। और कुछ के कार्यकाल में ये घोषणा किया गया था, तो क्या कहिएगा, हम लोग के प्रधानमंत्री थे कौन उस टाइम, जब ये राजीव गांधी 1986 में घोषणा किया, और 1987 से दिया जाता चलता है। ब्रिटेन में नाइटहुड उपाधि से सम्मानित पहले भारतीय कौन बन गए, तो ब्रिटेन में जानता है, इस नाइटहुड उपाधि से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ये नाइटहुड उपाधि बहुत चर्चा में है, अगर आप लोग तैयारी अच्छा से करते हैं तो आप लोग को पता ही होगा। नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित पहले व्यक्ति अपने इंडिया के कौन थे, 1915 में दिया गया था, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, जिसके बारे में बोले अभी 1913 में जिसको नोबेल मिला था। ठीक है, 1915 में दिया गया था, और ये भैया ये वापस भी हो गया था। तो जितना देने के लिए ये नहीं जाना जाता है, उससे ज्यादा वापस होने के लिए जाना जाता है, क्योंकि जलियांवाला बाग जब आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इसी के जो है विरोध में क्या कर दिए थे, अपना नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर वापस कर दिए थे। ठीक है, किसको, अंग्रेज को। तो ये नाइटहुड उपाधि बहुत ज्यादा आपका चर्चा में रहा है। बहुत बार पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो अपना नाइटहुड की उपाधि वापस किया था, किस आंदोलन की वजह से, आपको दे देगा, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, रोलेट एक्ट, ये सारा चीज रहता। तो अब याद रखिएगा कि 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी को विरोध में आकर के नाइटहुड का उपाधि वापस किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऐसे ही नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित
वहां के राजा आपका करने वाले हैं। किसको भाई? तो सुनील भारती मित्तल। ये कौन है? तो ये एयरटेल के मालिक है। एयरटेल जो आपका 5G चलाते हैं, सटासट वही है, एयरटेल के मालिक है, सुनील भारती मित्तल है, उसी को आपको ये उपाधि दिया जाएगा। और ये अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित आपका जो है नाइटहुड की उपाधि होता है। क्यों दिया जाता है? ये क्यों दिया जाएगा? तो ये इस वजह से दिया जाएगा कि ये क्या किया भैया, ये किया है ना, ये उपाधि उन्हें भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच ना आपका क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, अभी बात चल रहा है, अंतिम दौर का बात अब तक चल रहा है। तो इसी को लेकर के भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार का जो साझेदारी है, जो मजबूती प्रदान किया है, ये इस देश का बहुत ज्यादा रोल रहा है। आपका सुनील भारती मित्तल है, एयरटेल के को फाउंडर है, ठीक है। और इसको क्या, अगर आपको कोई पूछे टेलीकॉम का टाइकून किस नाम से कौन जाना जाता है, तो यही जाना जाता है आपका सुनील भारती मित्तल। इसी को वहां के जो राजा है चार्ल्स तृतीय, ये चार्ल्स तृतीय कौन है? तो देखिए ये चार्ल्स तृतीय आपका है, ये आपको पता होना चाहिए, एलिजाबेथ द्वितीय जो है ब्रिटेन के महारानी थी, बहुत लंबा समय तक रहने वाली थी, 2022 में उसका निधन हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना उसी का पुत्र है ये चार्ल्स तृतीय। अभी ये क्या बने हैं, वहां के किंग बने हुए हैं, ठीक है। तो उसी के द्वारा ये नाइटहुड प्रतिष्ठित, यानी वहां का किंग का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड है, और उसी के द्वारा ये दिया जाता है। तो कोई कहेगा कि आपको सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, तो क्या कहिएगा, चार्ल्स तृतीय के द्वारा दिया गया। ये कौन है? ब्रिटेन के किंग है, और 2022 में। और ये तो बिल्कुल भी याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा खासा समय तक कौन राज की है, कौन आपका, यही है एलिजाबेथ द्वितीय। इसका नाम बिल्कुल भी याद रखेगा। 2022 में मृत्यु हुआ है। आपका हाल फिलहाल में कोई बीपीएससी का एग्जाम हो तो उसमें पूछा भी है ये, ठीक है। तो ये आपका सुनील भारती मित्तल है, इसी को दिया जाएगा क्या, नाइटहुड की उपाधि, किसके द्वारा? चार्ल्स तृतीय के द्वारा। तो चलिए थोड़ा सा देखें, भारतीय इंटरप्राइजेज के, हाँ, इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन का राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ये उपाधि उन्हें भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत प्रदान करने के लिए दिया जाएगा। ये पुरस्कार ब्रिटिश राजशाही का क्या है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है। तो बिल्कुल भी हाल फिलहाल में आपकी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान बताते सर्जिस थरूर को दिया गया था, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ, है ना। तो ये सब जो भी सम्मान बताते हैं इसको, तो सुनील भारती को तो नहीं है भूलिएगा, अपने ये अपने मोबाइल से याद रखिएगा। ये मोबाइल के जो है, हम एयरटेल चलाते हैं, एयरटेल के मालिक कौन है? सुनील भारती मित्तल है, उसी को क्या है, नाइटहुड की उपाधि दिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है कि नहीं है? तो चलिए ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन अभी दिखाएं आपको, ब्रिटेन जो है ना, ये जो यूके देखे हैं आप, ठीक है, ये आपका क्या है, एक बहुत बड़ा द्वीप है, आबादी वाला सबसे बड़ा अगर द्वीप रहेगा तो अगर क्या कहिएगा, तो यही आपका ब्रिटेन ही है। और ऐसे सबसे बड़ा द्वीप कहता है ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है कि नहीं है? तो इसमें ना आपका कई, जैसे आपका वेल्स होता है, स्कॉटलैंड होता है और ब्रिटेन, तीनों मिला करके हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्या कहिएगा, तो यूके कहिएगा, ठीक है। क्या कहिएगा, स्कॉटलैंड, वेल्स, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड मिला के यूके। अगर उत्तरी आयरलैंड को हटा देंगे तो इधर क्या कहलाते हैं हम लोग, तो क्या कहिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं दिखाएं मैप क्या, अच्छा छोड़िए, रहने दीजिए, फिर लंबा चला जाएगा। चलते आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के नए स्पेस पोर्ट, ठीक है, क्या है, कुलशेखर पट्टिनम का शिलान्यास किया गया, वो किस राज्य में स्थित है? तो पहले ये समझिए स्पेस पोर्ट, ठीक है। स्पेस पोर्ट कहने का मतलब ये है कि जहां से हम लोग बड़े बड़े क्या करते हैं भैया, अपना अभी हाल फिलहाल में बोले हैं ना कि 4 गो व्यक्ति का नाम कि हम लोग गगनयान लेके जाएंगे, बड़े बड़े सैटेलाइट का लॉन्च करते हैं, ठीक है, चंद्रयान 3 का किए थे। तो जो भी हम लोग लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को, यहाँ से भेजते हैं, जो यान से भेजा जाता है, जहां से उसको लॉन्च किया जाता है, उसी को हम लोग स्पेस पोर्ट करते हैं। तो अभी हम लोग के पास कितना स्पेस पोर्ट है? एक है, ठीक है। एक कहाँ पे है? आपका श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है भाई? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ है? देखिए श्रीहरिकोटा एक द्वीप है यहाँ पे छोटा सा, जिसको श्रीहरिकोटा द्वीप कहते हैं, ठीक है। ये आपका ये वाला मैप में आपको दिखेगा, रुकिए बताता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है ना, वो आपका थोड़ा सा भूमध्य रेखा के थोड़ा सा दूर पड़ता है, और हम लोग का ईंधन भी ज्यादा खर्चा होता है, और यहाँ से भारी उड़ी सैटेलाइट को अगर हम लोग लॉन्च करते हैं तो ठीक है, मगर छोटा छोटा सैटेलाइट लॉन्च करने में यहाँ पे हम लोग को खर्चा भी ज्यादा पड़ता है। और अभी हम लोग ज्यादा व्यापारिक की दृष्टिकोण से हम लोग ज्यादा करने वाले हैं, बहुत सारे देश का हम लोग अभी प्रक्षेपण भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सैटेलाइट वेटेलाइट भेज रहे हैं। अब छोटा सैटेलाइट को भेजना है, ठीक है, छोटा यान यहाँ से भेजेंगे और इतना भारी भरकम से भेजेंगे, ज्यादा खर्चा होगा तो क्या कमाएंगे, कमाएंगे नहीं कमाएंगे। तो इसलिए छोटे छोटे उपग्रहों को भेजने के लिए, छोटा मोटा लॉन्च करने के लिए अभी प्रधानमंत्री के द्वारा यही कुलशेखर पट्टिनम है, जो आपका यहाँ पे कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी से मात्र 75-76 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहीं पे आपका जो है यही शिलान्यास किया गया है। तो क्या कहिएगा, ये एक तरह से ये जो श्रीहरिकोटा आपका द्वीप है, जो पुलिकट झील के नजदीक है, क्या कहिएगा, श्रीहरिकोटा किसके नजदीक है? पुलिकट झील के नजदीक है, जिसका नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या कहिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहीं से हम लोग सारा जितना भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कहां से करते हैं, यहीं से करते हैं। तो इन्हीं के बोझ को कम करने के लिए इसरो भी चाह रही है, सरकार भी चाह रही है कि कम खर्चे में हमारा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हम सैटेलाइट लॉन्च करें, जिससे क्या हो, हम लोग को लाभ हो, ठीक है। तो यही आपका तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी के बगल में है। क्या कहिएगा, कुलशेखर पट्टिनम है।
कल गए थे प्रधानमंत्री जी, कल 28 तारीख था ना, तो 28 तारीख को जो है यहाँ पे आपका ये आपका क्या किया है, शिलान्यास किया गया है। ठीक है, आपका 20,000 एकड़ में ये आपका भूमि आवंटित किया गया इसरो को, और यहाँ पे सारा काम चलेगा। और फाइनली यहाँ से जो भी छोटे मोटे आपका जो भी प्राइवेट वाले हो या छोटे मोटे उपग्रह हो, सारा चीज का लॉन्चिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। फायदा क्या क्या है बताते हैं। देखिए, कोई भी चीज प्रक्षेपण करते हैं तो हम लोग कहाँ पे करते हैं, भूमध्य रेखा के अगल बगल में, क्योंकि हम लोग को फाइनली वहीं तो पहुंचाना है। देखिए, यहाँ से करते हैं तो पहले क्या करते हैं, पूरब की ओर जाना पड़ता है, फिर इधर से, फिर इधर। क्यों सीधा क्यों नहीं करते हैं? अगर सीधा करेंगे तो यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। श्रीलंका है, अगर मान लीजिए कि कोई व्हीकल को हम लोग, कोई मान लीजिए कोई यान है, उसको लॉन्च कर दिया, अगर कोई टेक्निकल इधर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे मानव, अब यहाँ पे भैया, यहाँ पे मानव निवास करता है ना, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, गिर जाएगा, तो लोग का मृत्यु होगा कि नहीं होगा। इसी वजह से जब भी कोई भी चीज लॉन्च किया जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा सेफ जोन लेकर के किया जाता है, कि जहाँ पे कोई भी मानव आबादी नहीं बसता हो। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि श्रीलंका के हवाई पट्टी, हवाई जोन में आपका सैटेलाइट नहीं आए, तो इसी को लेके पहले हम लोग थोड़ा सा इधर करते हैं, फिर जाके इधर आता है। अब अगर यहाँ से करेंगे तो डायरेक्ट कहीं भी मोड़ने का जरूरत है, तो कम ईंधन का भी खर्चा होगा, समय का भी कम लागत होगा। ठीक है, और इंजन को ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा, तो ठीक है कि इधर उधर घूमना पड़ना, डायरेक्ट है यहाँ से यहाँ। तो हम लोग भूमध्य रेखा से हम लोग का दूरी कितना है, तो हम लोग का ये जो है मुख्य भूमि में अक्षांश विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। क्या कहिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट, ये है ना, जो भूमध्य रेखा से कितना दूरी पे है भैया, 876 किलोमीटर है। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, भारत जो है भूमध्य रेखा से कितने दूरी पर स्थित है, तो क्या कहिएगा, 876 किलोमीटर है। भारत का मुख्य भूमि जो कन्याकुमारी है, वो कितना अक्षांश से विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट। और इसी बगल में आपका कुलशेखरपट्टिनम है, जहां पे आपका ये स्पेस, आपका जो है ये स्पेसपोर्ट का शिलान्यास किया गया है। यहाँ से आपका छोटा मोटा सारा चीज, ये चीज लॉन्च होगा। और ये आपका कल कौन किया है, कल किया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। मेरे हिसाब से जो भी चीज आपको यहाँ पे हम बताना चाह रहे थे, आप बिल्कुल भी समझ गए होंगे। देखिए भैया, थोड़ा सा आपको समय लगता है, मगर हम आपको बिल्कुल भी सारा चीज बताने का प्रयास करते हैं। तो यही आपका कुलशेखरपट्टिनम है, यहीं से आपका लॉन्च किया जाएगा, जो श्रीलंका के हवाई पट्टी में भी नहीं आएगा, कम खर्चा होगा। ठीक है, और छोटे मोटे जो भी सैटेलाइट है, सारा चीज आपका यहीं से लॉन्च किया जाएगा। मेरी बात से बिल्कुल भी समझ गए हैं। तो इसरो का ये नए स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के कन्याकुमारी के नजदीक है, जो 2000 एकड़ में क्या जाएगा, बनाया जाएगा, इसरो के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, आपका क्या है भाई, यहाँ पे एक नदी है, जैसे वहां पे आपको क्या बोले, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जहां पे है, वहां पे क्या है, बहुत बार पूछा है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नजदीक कौन सा झील है, तो पुलिकट झील है। इसी तरह से ये जो कुलशेखरपट्टिनम है, वो कौन सा नदी मुहाने के बीच है, तो क्या कहिएगा, एक है कारूमेनी नदी है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका कुलशेखरपट्टिनम है ना, कन्याकुमारी, यहाँ पे देखिएगा, तो ऐसे करके ना आपका एक नदी आता है, कारू, क्या नाम है इसका, कारूमेनी नदी है। ठीक है, तो उसी के मुहाने पर ये आपका स्पेसपोर्ट होगा। ठीक है, श्रीहरिकोटा के तुलना में ये भूमध्य रेखा से, आपको बोले हैं कि भूमध्य रेखा से थोड़ा सा दूरी पड़ जाता है, जिससे हम लोग को ज्यादा खर्चा आता है, तो नजदीक है। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो है एक परनोदन परिसर है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, यहाँ पे इसका भी आपका जो है एक इकाई का मोदी द्वारा क्या किया गया, उद्घाटन भी किया। तो परनोद परिसर है, महेंद्रगिरी है, जो उसके नजदीक में है। श्रीहरिकोटा के तुलना में कुलशेखरपट्टिनम अधिक निकट है। ये सारा चीज इसका महत्वपूर्ण है, इसी वजह से यहाँ चीज कर रहे हैं। कुलशेखरपट्टिनम में इसरो से छोटे सैटेलाइट व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने की योजना बना रहा है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोटे उपग्रह को लॉन्च करने में क्या होता है, ज्यादा खर्च आता है, जो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, चले, तो ये सारा चीज है। तो कल तो बता ही दिए थे आपको, गगनयान हम लोग 2025 में भेजने वाले हैं। 4 व्यक्ति का नाम आपका जो है अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है कि नहीं है, क्या करेंगे भैया, पृथ्वी के नस्ली कक्षा में भेजेंगे। ठीक है, 400 किलोमीटर के दायरे में कितना दिन तक रहना है, 3 दिन तक रहना है। तो कल वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं और जो नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी वीडियो हम डालते हैं, क्योंकि हम डेली तो न्यूज आपका करंट पढ़ाता है, और भी अगर कोई डेली वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, यूजीसी ने बिहार के किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया। ठीक है, तो यूजीसी जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। ठीक है, इसी के द्वारा जो भी आपका यूनिवर्सिटी मान्यता देने के काम यही यूजीसी करता है। तो कौन सा है भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, जो गया में पड़ता है। 2009 में ये यूनिवर्सिटी आपका बना था, और पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के कोई यूनिवर्सिटी को यह दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो यही आपका गया में पड़ता है। ठीक है ना, यूजीसी ने पहली बार बिहार राज्य के यूनिवर्सिटी कैटेगरी 1 को दर्जा प्रदान किया गया। क्या है, यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था, 2009 में हुआ था। और कैटेगरी 1 अगर पूछ दे कि कैटेगरी 1 का दर्जा किसको दिया गया, तो यही कह दीजिएगा कि आप जो है आपका साउथ बिहार का जो बोध गया वाला है यूनिवर्सिटी, उसी को दिया गया। ये बना था कब, 2009 में। अब आइए थोड़ा यूजीसी को जान लीजिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जगदीश कुमार जी हैं। ठीक है, यूजीसी का स्थापना 1953 में आया था, और एक अधिनियम से विधेयक लाकर के इसको एक वैधानिक बॉडी बनाया गया कब, 1956 में। तो ये आपको दोनों, अगर आपको डेट मिल जाएगा तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो, इसी वजह से हम दोनों डेट डाल चुके हैं। देखिए, हम जो जिसमें खुद फंसे हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप लोग भी उसमें फंसिए। ठीक है, ये क्या है ना, यूजीसी का स्थापना 1953 में हुआ था, और वैधानिक दर्जा, जो देखिए कोई भी चीज को अगर आप वैधानिक दर्जा देते हैं, जैसे अभी आपको क्या बोले,
कि लोकपाल, लोकपाल क्या है, संवैधानिक दर्जा उसको नहीं मिला हुआ है, वो क्या है, वैधानिक है। कोई आपका अधिनियम, यानी कोई अधिनियम आपका संसद में ला करके पारित कर देते हैं और वो आपका लागू होता है, तो वो क्या है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक का मतलब संविधान में उसकी बात होनी चाहिए शुरुआत से, वो संवैधानिक होगा। और जो अधिनियम के ला करके कुछ चीज अगर हम लागू करते हैं वो क्या है, वैधानिक है। तो उसी तरह से लोकपाल बिल 2013 में आपका संसद से पारित हो गया, 2014 में लागू हुआ, तो क्या संवैधानिक है कि वैधानिक है? लोकपाल बॉडी कैसा बॉडी है, तो क्या कहिएगा, वैधानिक बॉडी है, संवैधानिक नहीं है। उसी तरह से यूजीसी क्या है, वैधानिक बॉडी है कि संवैधानिक बॉडी है? वैधानिक बॉडी है, संवैधानिक नहीं है। वैधानिक क्यों है? क्यों कि 1956 में एक बिल आया और उस बिल को संसद में क्या कर दिया गया, पारित करके उसको क्या कर दिया, वैधानिक बॉडी बना दिया गया। कब? 1956 में। तो क्या कहिएगा, स्थापना इसका फाइनली 1953 में हुआ था। वैधानिक दर्जा कब मिला? 1956 में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो वही है आपके जगदीश कुमार जी हैं, ठीक है ना। और ये सारा चीज आपका यहाँ से इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो इसको एक भट्ट ग्रुप है और एक आपका जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में है, इसको पहले ही 2019 में प्रतिबंधित किया गया था। देखिए, केंद्र सरकार का एक आपका नियम, एक आपका कानून है जिसको यूएपीए कहते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये आपका आया था 1967 में। इसके तहत ये है कि सरकार को लगेगा, ठीक है, सरकार को लगेगा कि कोई भी व्यक्ति हो या संगठन हो जो देश विरोधी हो या गैर आपका ऐसा कोई मतलब देश हित पे काम ना करके क्या करता है भाई, देश विरोधी अगर कोई काम करे, ठीक है, व्यक्ति हो या संगठन हो, दोनों में लागू होता है, उसको क्या करता है, इस आपके कानून के तहत उसको क्या करे, प्रतिबंधित कर सकता है। तो इस तरह के कई संगठन है, मणिपुर के भी बारे में आपको बताए थे कि उसको प्रतिबंधित किया था। हाल फिलहाल में आपका एक आपका अलीगढ़ वाला एक था, सिमी के बारे में बताए थे, उसको भी आपको प्रतिबंधित किया गया था। तो सरकार को, गृह मंत्रालय को लगता है कि उसके आंतरिक खतरा है, ठीक है, कोई राष्ट्र क्या बोलते हैं, राष्ट्र विरोधी कोई ताकत काम कर रही है, ठीक है, कुछ आतंकवादी से संगठित हो या फिर कोई भी आपका जो है ऐसा कोई काम करे जिससे क्या हो, अपना आपसी देश का मतलब नहीं होता, अखंडता और संप्रभुता में खतरा दिखे, तो ऐसे जगह में क्या करता है, यूपीए के तहत उसको बैन कर दिया जाता है। समझ गए? अनलॉफुल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आपका आया था 1967 में। इसी के तहत किसी भी संगठन या व्यक्ति पर क्या करता है भैया, अभी पन्नू पे भी लगाया था, तो कोई भी व्यक्ति या संस्थान पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है, तो अगर पूछेगा तो क्या कहिएगा, यूएपीए के तहत लगाया था। ये आया था कब? 1967 में। मेरी बात को बिल्कुल समझ गए होंगे। तो 27 फरवरी 2024 को जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया है भैया, प्रतिबंध लगा दिया। 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी घोषित किया गया था, फिर आगे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है, समझ गए हैं, ठीक है। हम लोग के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं, ठीक है ना। ऐसे जम्मू कश्मीर में आपको बताया था, सेना के द्वारा एक बहुत बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है, जो भी आतंकवादी है सबको खदेड़ के निकालना है। अब आइए, ये देश के पहले राष्ट्रपति है, 12 साल तक राष्ट्रपति के पद पर क्या कि भाई पद धारण किए। मतलब कहने का मतलब है, जब हम लोग संप्रभु कब हुए, हम लोग गणतंत्र कब हुए, 26 जनवरी 1950 को हुए, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति बने। और वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब तक बने थे? 1962 को, ठीक है। तो इसी के पुण्यतिथि, हाँ क्या लिख दिए भाई, हाँ 1962 तक ये अपना पद धारण किए हुए थे, ठीक है, मतलब भारत के राष्ट्रपति रहे। कितना साल तक रहे? 12 वर्ष तक रहे। तो इसी का जो है, देखिए इनका जो जन्म हुआ था कितना तारीख को हुआ था, क्या कहिएगा, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था भैया? 1884 को, सॉरी 1884 को कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका हुआ था सिवान, देख रहे हैं ना, सिवान, ठीक है, तो वही सिवान में ही हुआ था, जहाँ पे उसका गांव का नाम जीरादेई था, ठीक है, जीरादेई था, वहीं के थे। और बहुत कर्मठशील आदमी थे, गांधी जी से प्रभावित थे। 1911 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें जनगण मन गाया गया था 1911 में, जानते हैं ना, तो उसी अधिवेशन में पहली बार मिले और फाइनली जाकर के आपका असहयोग आंदोलन 1920 में पटना हाई कोर्ट में क्या कर रहे थे, वकीलाती कर रहे थे, मतलब कहने का मतलब है लॉ, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, और वहां से अपना इस्तीफा दे दिए, असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। गांधी चंपारण सत्याग्रह में भी शामिल थे, गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 1934 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है, ठीक है। फिर 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है, आप लोग को पढ़ना चाहिए ना, हरिपुरी त्रिपुरा अधिवेशन पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो उसी में जो है 1939 के अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस छोड़ दिए, तो उसके बाद उसमें जो है ये आपका अध्यक्षता किए थे, और फाइनली जाकर के आपका भारत छोड़ो आंदोलन में भी साथ रहे। यहाँ पे आपका बिहार में आपका असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। उसके बाद नमक सत्याग्रह में बिहार में नखास पिंड वाला जो है तालाब वाला, वहां पे इसका बहुत ज्यादा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुत ज्यादा रोल रहा है ना। तो फिर आपका सब ये क्या बता रहे थे, वो जो आपका संविधान सभा बना था उसमें अध्यक्ष के भी रूप में आपका जो है कार्य किए, ठीक, फाइनली ये क्या हुए, आपका देश के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। तो उसी का जो है ना आपका पुण्यतिथि 28 फरवरी को मनाया जाता है। 1963 को जो है ये क्या हो गए, ये इसका मृत्यु यानी निधन हो गया। और इसका जहाँ पे
आपका जो है समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं, महाप्रयाण घाट कहा जाता है। ठीक है, सदाकत आश्रम आप लोग जानते हैं, इसी के नाम पे फेमस है। ठीक है, तो बहुत पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज थे, आप समझ जाइए। ठीक है, यहाँ पे कलकत्ता से आपका जो है ये जो है लॉ की पढ़ाई किए थे और फाइनली पटना हाईकोर्ट में ये प्रैक्टिस कर रहे थे और 1920 में क्या कर दिए भैया, रिजाइन दे दिया और गांधी जी के साथ हो गया, क्योंकि गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तभी ये गए थे वहां पे। ठीक है, गांधी जी के साथ थे। ठीक है, और बोले कि नहीं, अब हमको भी अपना देश के लिए लड़ना है। तो समझ जाइए, यही थे आपके कहाँ के, आपका सिवान के थे, जीरादेई गांव का नाम था। और फाइनली इसका जो पुण्यतिथि दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और 1962 में इसे क्या दिया गया भाई, भारत रत्न। तो भारत रत्न देखिए 1962 में भारत रत्न दिया गया इसको, 1963 में दिया गया था आपका जाकिर हुसैन, हाँ 1963 में ना दिया गया था। ठीक है, फिर 1964 में जो है आपका जो है अब बिहार, क्योंकि बिहार से संबंधित जो भी है अभी फिलहाल में आपका कर्पूरी ठाकुर को भी आपका मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो बिहार से संबंधित जो भी आप लोग तैयारी करते हैं इसके बारे में, भारत रत्न से संबंधित एक हम जिस दिन कर्पूरी ठाकुर वाला एक हेडिंग होगा उसको बिल्कुल भी देख लीजिएगा। पूरा हम बताए थे बिहार के कितने लोग को मरणोपरांत मिला है, कितने लोग को भारत रत्न दिया गया है, ये सारा चीज हम आपको बता चुके हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।